हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का एक वीडियो कल आया था, उसमें हम लोग आधा चैप्टर लगभग पढ़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग से पढ़ना है। तो बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू आवर रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम वेदरिंग इन्वायरमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है, तो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण या उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है कि लेयर हटते जाता है और इस तरीके से उसका वेदरिंग होता है। फिर नेक्स्ट है कि बोरिंग वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे उसके द्वारा गुफा बनाना है ना, अर्थ के अंदर गड्ढा बनाना, जैसे जहाँ पे कुछ छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जैसे अर्थवर्म, टर्माइट, रोडेंट्स, हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस टू द केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। तो कहा जा रहा है कि इसके कारण क्या होता है, तो मिट्टी का एक नया लेयर बाहर आता है ना, जमीन में गड्ढे बनाने के कारण, और इस कारण से उसमें फिर फिजिकल वेदरिंग वहाँ पे होता है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है और इस तरीके से मिट्टी का एक लेयर और हटता जाता है। आदमी भी कि इसमें हेल्प करता है, किस तरीके से, तो ह्यूमन बीइंग उसमें प्लॉइंग करते हैं ना, कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अंदर का लेयर ऊपर आता है, फिर वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड विथ इनहेंस डिके एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। प्लांट रूट एक्सर्ट अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटेरियल मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। तो प्लांट रूट के कारण भी जो मिट्टी है वो टूटता है एक दूसरे, मतलब कि टूट जाता है और उसके कारण से वहाँ पे इरोजन होता है। तो इसमें लोग पढ़ना था बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वेदरिंग में। अब स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का इफेक्ट क्या 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 होता है, तो सबसे पहला है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन एक्चुअली पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है। ठीक है। एक्सफोलिएशन के अंदर होता है क्या है, तो एक्सफोलिएशन का नाम ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय थर्मल चेंजेस। तो हीट के कारण जो पहले मान लीजिए कि हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो पत्थर जो क्या होता है वो फैल जाता है थोड़ा सा, फिर जब हीट कम गया तो पत्थर सिकुड़ जाता है, तो बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रिगोलिथ्स एंड सॉइल्स बट आल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। तो कहा जा रहा है कि वेदरिंग जो प्रोसेस है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पत्थर को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स, रॉक्स को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है छोटे फ्रेगमेंट में, और इसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इरोजन होता है, मास मूवमेंट होता है वेदरिंग के कारण ही। बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेटल्स। तो कहा जा रहा है बायोम हो या फिर बायोडाइवर्सिटी हो, किस चीज़ पर डिपेंड है, फॉरेस्ट पर डिपेंड है, और फॉरेस्ट किस पर डिपेंड है, तो वेदरिंग पर डिपेंड है ना। मतलब वेदरिंग होगा तो मिट्टी बनेगा, मिट्टी होगा तभी फॉरेस्ट बनेगा। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर। इरोजन तब हो ही नहीं सकता यदि रॉक का वेदरिंग ना हो। दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन इन रिलीफ ऑफ चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से देखा जब वेदरिंग के कारण मास वेस्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मास काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है पत्थर वगैरह, उसके बाद उसका इरोजन होता है, रिडक्शन होता है उसका छोटे छोटे टुकड़े में। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट हेल्प इन अचीवमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल और ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम कॉपर इटीसी। तो कहा जा रहा है कि वेदरिंग, किसी रॉक के वेदरिंग होने से क्या होता है, जो डिपॉजिट है ना कुछ कुछ एलिमेंट का, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। एक ऐसे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन रॉक अंडरगो वेदरिंग, जब पत्थर टूटता है तो सम मटेरियल्स आर रिमूव थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय अंडरग्राउंड एंड देयर बाय ग्राउंड वाटर एंड देयर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग मटेरियल इंक्रीजेज। तो जब पत्थर छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है तो उसमें पानी जो है पेसते जाता है ना, उसका पानी लीचिंग होता है उसमें। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है, और उससे क्या होता है कि उस पत्थर से जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो घुल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है। मतलब जो नॉर्मल मटेरियल, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन रॉक अंडरगो वेदरिंग सम मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के द्वारा फिजिकल लीचिंग या केमिकल लीचिंग होता है, जिसके कारण से इसमें से कुछ केमिकल बाहर निकल जाता है ना, सब कुछ मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो वो मटेरियल बाहर निकल जाने से क्या होता है कि उसमें जो लोहा या फिर कोई भी वैल्यूएबल मटेरियल का जो कॉन्सेंट्रेशन था उस पत्थर में वो बढ़ जाता है। यदि ऐसा मतलब कि इस तरीके का वेदरिंग नहीं होता तो पत्थर में मतलब कि वैल्यूएबल मटेरियल तो रहता ही, एंड जो इनवैल्यूएबल मटेरियल था, जो मतलब जो रिमूव किया जाता है वो मटेरियल भी रहता, तो इसके कारण से हमको निकालना, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए इस प्रोसेस को इनरिचमेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इनरिचमेंट बोलते हैं। मास मूवमेंट की बात किया जाए, यानी कि बड़े लेवल पर मूवमेंट होना, उसी को मास मूवमेंट बोलते हैं। तो दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिज फ्रॉम स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो कहा जा रहा है कि जो कि रॉक का डेब्रिज है, डेब्रिज कहने का मतलब कि जो छोटा छोटा उसका टुकड़ा है उसको स्लोप के सहारे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे लाया जाता है। दैट मीन्स एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रिज विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्रिज में कैरी इट विथ इट एयर, वाटर और आइस। यानी एयर, वाटर और आइस के सहारे जो रॉक डेब्रिज नीचे आता है,
द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, इसका जो मूवमेंट है स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है। अफेक्टिंग सैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ द मटेरियल एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। तो कहा जा रहा है कि कई प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं, है ना, हर तरीके से। ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर, ग्रेविटी जो है हर एक मैटर पे फोर्स एक्सर्ट करता है। बोथ बेडरॉक एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, तो बेडरॉक यानी कि पत्थर पे भी और पत्थर के टुकड़ा है उस पर भी। सो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विसाइड फॉर मास मूवमेंट दो इट्स एड्स मास मूवमेंट। तो क्या इस तरह से देखा जाए तो वेदरिंग ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है मूवमेंट के लिए, मास मूवमेंट के लिए, ठीक है, बल्कि वेदरिंग जो है मास मूवमेंट में थोड़ा सा मदद कर देता है। कैसे? तो बड़ा पत्थर को छोटे में तोड़ देता है, तो फिर उसको मतलब कि ग्रेविटी के कारण उसको नीचे लाना आसान हो जाता है, ठीक है। मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रेदर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल। तो मास मूवमेंट जो है वेदर्ड मटेरियल पे ज़्यादा मतलब कि एक्टिव है अनवेदर्ड के मुकाबले। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर। क्या करें कि मास मूवमेंट को हेल्प किसके द्वारा किया जाता है? ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है। और जैसे जियोमॉर्फिक एजेंट जो थे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, करेंट, पार्टी, ये सब जो है मास मूवमेंट में काफ़ी कम उनका योगदान होता है। दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह के देखा तो मास मूवमेंट और इरोजन में अंतर है ना। मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेज एंड विल यील्ड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन शियरिंग रेजिस्टेंस। तो कहा जा रहा है कि जो स्लोप पे जो मटेरियल होते हैं वो अपने आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसके कारण से स्लोप पे टिके रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स उसके मतलब स्लोप पे जैसे पत्थर अपना एक रेजिस्टेंस फोर्स के कारण टिका हुआ है, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इस रेजिस्टेंस से जैसे ही आज ज़्यादा होगा पत्थर नीचे लुढ़कते हुए चलता आएगा, ठीक है। सेवरल एक्टिवेटिंग काउज प्रिसीड मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट के कई कारण हैं, क्या क्या है? तो पहला रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल सेव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। तो कहा जा रहा है कि जिसमें मटेरियल टिका हुआ था उसके सपोर्ट को ही हटा देना, नेचुरल मीन्स या आर्टिफिशियल मीन्स किसी भी तरीके से, तो उसके कारण मूवमेंट होगा। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप के हाइट में बढ़ा देना, है ना। तो उसके कारण से भी मान लीजिए कि पहले ऐसे एक स्लोप था, यहाँ पे कोई पत्थर टिका हुआ था, यदि इस हाइट को हम बढ़ा देंगे तो स्लोप जो है इस तरीके से हो जाएगा, तो ये पत्थर अपने आप नीचे गिरने लगेगा। तो दूसरा वो है ओवरलोडिंग थ्रू द एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग। तो आर्टिफिशियल फिलिंग के द्वारा या फिर नेचुरली ओवरलोडिंग करना मटेरियल के ऊपर। ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल के कारण ओवरलोडिंग होना। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओरिजिनल स्लोप सरफेस। तो जो स्लोप सरफेस है उसके नीचे का मटेरियल को हटा देना। अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक का अक्रेंस होना, एक्सप्लोजन और मशीनरी, है ना। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, हैवी ड्राडाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स। तो आसपास जो लेक है वहाँ या फिर कोई रिजर्वायर है वहाँ से ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाना, जिसके कारण से स्लोप का मतलब कि उस स्लोप के अंदर का मटेरियल जो बह करके नदी में चला जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रोसेस है मास मूवमेंट का, मतलब बहुत सारा रीजन है मास मूवमेंट का। हीव यहाँ पे एक नया बताया गया, हीव, फ्लो एंड स्लाइड और थ्री फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के तीन फॉर्म है, हीव, फ्लो और स्लाइड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक मिनट। अब नेक्स्ट है लैंड स्लाइड, ठीक है। तो लैंड स्लाइड रिलेटिवली रैपिड एंड परसेपिटेबल मूवमेंट। तो क्या लैंड स्लाइड जो है उसके मुकाबले मतलब मास मूवमेंट के मुकाबले थोड़े से रैपिड है। द मटेरियल इन्वॉल्व्स आर रिलेटिवली ड्राई। इसमें जो मटेरियल होते हैं ड्राई होते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रॉक। तो जो साइज या शेप जो है डिटैच्ड मास मतलब कि जो अलग हुआ, जैसे एक यहाँ इतना दूर का कोई पत्थर था तो इसमें से कुछ टुकड़ा अलग हो गया, तो लैंडस्लाइड में यही होता है, ठीक है। तो जो डिटैच्ड मास है उसका साइज किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो रॉक में कितना डिसकंटिन्यूटी था या फिर कितने लेवल तक वेदरिंग हुआ था, स्लोप कितना बड़ा था, है ना, कितना मतलब कि स्लोप कितना था, उसका स्टीपनेस कितना था स्लोप का, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट मटेरियल सेवरल टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाइड कैटेगरी। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि मूवमेंट के आधार पर इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है लैंडस्लाइड को। स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिज विद अ बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप ओवर विच मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो कहा जा रहा है कि स्लम्प किसको कहते हैं? स्लम्प एक लैंडस्लाइड का कैटेगरी है ना। इसके तहत क्या होता है? तो स्लीपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिज। रॉक डेब्रिज का एक यूनिट या एक से ज़्यादा यूनिट का स्लिप कर जाना विद अ बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप। तो स्लोप के साथ बैकवर्ड रोटेशन में मतलब जिस स्लोप पे मूवमेंट हो रहा है उसके साथ बैकवर्ड रोटेशन में यदि एक या एक से ज़्यादा यूनिट स्लिप कर जा रहा हो तो उसको हम लोग स्लम्प बोलते हैं। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इन नोन एज डेब्रिज स्लाइड। तो कहा जा रहा है कि यदि देखा जाए तो रैपिड रोलिंग है ना या फिर स्लाइडिंग, रैपिड स्लाइड यदि होता है ना अर्थ के डेब्रिज का, तो बिना रोटेशन के, जैसे मान लीजिए कि एक पहले ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ का इतना हिस्सा जो है मान लीजिए कि ये हिस्सा टूट करके नीचे स्लाइड कर गया। तो स्लाइड करने कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ से रोलिंग करते हुए वो गिर सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊपर जो हम लोग पढ़े थे उसको बोलेंगे स्लम्प। यदि बस सिंपली ऐसे एक पहाड़ था यहाँ से कट करके खिसक के नीचे चला आया ना स्लाइड करते हुए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेब्रिज स्लाइड।
डेब्री फॉल इज नियरली फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिज फ्रॉम वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ डायरेक्टली नीचे गिर गया है जब ये वाला फॉल होता है। नेक्स्ट स्लाइडिंग और इंडिविजुअल रॉक मासेज डाउन बेडिंग जॉइंट और फोल्ड सर्फेस को रॉक स्लाइड। तो उसी तरीके मतलब कि ये भी डेब्री स्लाइड की तरह ही रॉक स्लाइड हुई। यदि पूरा का पूरा पत्थर है ना बिना टूटे हुए स्लाइड कर जाता है तो उसको रॉक स्लाइड बोलते हैं। ओवर स्टीप स्लोप रॉक स्लाइड इज वेरी फास्ट। तो जो स्टीप स्लोप होता है मतलब काफ़ी तेज ढाल जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे रॉक स्लाइड काफ़ी फास्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है शिवालिक हिमालय रेंज में, है ना, नियर रिवर शारदा एट इंडिया नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे यदि बात किया जाए तो इन आवर कंट्री डेब्रिज एवलांचेज एंड लैंडस्लाइड अकर फ्रिक्वेंटली इन द हिमालय। तो हिमालय रीजन में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के रीजन में। देर आर मैनी रीजन फॉर दिस, इसका कई रीजन है। एक तो हिमालय जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में आता है। टेक्टोनिकली एक्टिव का नहीं मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट, यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट, एक तरह से नीचे से हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे भूकंप आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसके कारण से लैंडस्लाइड होता है। दे आर मोस्टली मेड ऑफ, हिमालय जो है सेडिमेंट्री रॉक या अनकॉन्सोलिडेटेड सेमी कॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट का बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। द स्लोप्स आर वेरी स्टीप। स्लोप जो है इसका काफ़ी ढाल मतलब कि काफ़ी तेज ढाल है कंपेयर टू द हिमालय द नीलगिरी बॉर्डरिंग तमिलनाडु कर्नाटक एंड केरला एंड द वेस्टर्न घाट अलोंग द वेस्ट कोस्ट आर रिलेटेड टेक्निकली स्टेबल। तो यदि हिमालय के कंपेयर किया जाए नीलगिरी से तो नीलगिरी जो है इसके मुकाबले स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब कि ज्वाइंट नहीं है, कोई भी दो प्लेट का ज्वाइंट वहाँ पे नहीं है नीलगिरी के देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड कम होता है हिमालय के मुकाबले, ठीक है। आगे देखें तो मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस द रेंजेज इज प्रोनाउंस्ड दे रिसीव हैवी। यहाँ पे भी और बताया जा रहा है कि नीलगिरी रेंज में क्या होता है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होता है ना, हिमालय के मुकाबले कम होता है। लेकिन आखिर वहाँ पे लैंडस्लाइड क्यों होता है? क्योंकि वहाँ तो भूकंप भी नहीं आता है। हिमालय में जो लैंडस्लाइड होता है उसका मेन कारण भूकंप है और तीव्र ढाल है। हिमालय का ढाल काफ़ी तेज है, लेकिन नीलगिरी का ढाल भी कम है और भूकंप भी नहीं आता। तो एक्चुअली होता है वहाँ पे क्या है कि इक्वेटर के आसपास वो पड़ता है ना, मतलब तमिलनाडु केरला वाले रीजन में नीलगिरी है, कर्नाटका के आसपास, तो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक में है हिमालय के मुकाबले। तो इसके कारण से पत्थर वहाँ पे काफ़ी हीट रहता है। वो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होता है, तो जैसे ही हीट मतलब गर्म पत्थर पे पानी पड़ता है तो पत्थर में क्रैक आ जाता है, जिसके कारण से लैंडस्लाइड वहाँ पे होता है, ठीक है। वही यहाँ बताया जाए दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड, सो देयर इज ऑलमोस्ट डायरेक्ट रॉक फॉल क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन दीज प्लेसेज अलॉन्ग विद लैंडस्लाइड एंड डेब्रिज एवलांचेज। आगे यदि हम लोग बढ़ें, एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट है इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों एक साथ चलता है। एक जगह से मिट्टी इरोड करेगा, मिट्टी एक जगह से कटेगा तो दूसरी जगह जाकर जमा होगा, है ना। तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों एक साथ चलता है। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डिब्री। तो इरोजन में क्या क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डिब्रीज वेयर मैसिव रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, जहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर छोटे टुकड़ा में टूट जाता है थ्रू वेदरिंग के सहारे एंड एनी अदर प्रोसेस, या फिर किसी भी प्रोसेस के सहारे। इरोजनल जो मॉर्फिक एजेंट मतलब इरोजन के कौन कौन एजेंट है, तो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये सब जो है इसके एजेंट है एक तरह से। आगे यदि हम पढ़ें, बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड से मतलब इरोजन के कारण जो वहाँ का रिलीफ फीचर, वहाँ का जमीन जो होता है वो डिग्रेड होता है, ठीक है। लैंडस्केप जो है वॉर्न डाउन होता है, मतलब टूट जाता है। दैट मीन्स वेदरिंग एड्स इरोजन इज नॉट प्री कंडीशन फॉर इरोजन टेक्स प्लेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। तो कहा जा रहा है वेदरिंग हो, मास वेस्टिंग हो या फिर इरोजन हो, ये डिग्रेडेशनल प्रोसेस है, मतलब इसके कारण से बर्बादी वाला ऐसा प्रोसेस, वहाँ का मिट्टी जो है बर्बाद होता है, वहाँ का जमीन बर्बाद होता है। इट इज इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। तो अर्थ का सरफेस जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और इसका मेन रीजन क्या है, तो इरोजन, सबसे बड़ा रीजन इसका इरोजन है। डिनंडेशन प्रोसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो कहा जा रहा है कि डिनंडेशन प्रोसेस मतलब कि बर्बादी का जो प्रोसेस है, जैसा कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये काइनेटिक एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब मूवमेंट के कारण कंट्रोल होता है। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड। तो जो इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन होता है अर्थ मटेरियल का, विंड के द्वारा होता है, रनिंग वाटर के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा, वेव के द्वारा होता है। अब दिस द फर्स्ट एजेंट आर कंट्रोल बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जैसे यहाँ पे विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, तीनों तो क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन आगे यदि पढ़ते हैं तो दे रिप्रेजेंट 3 स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस, विंड, लिक्विड जो है रनिंग वाटर और सॉलिड ग्लेशियर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं द वर्क ऑफ अदर 2 एजेंट यानी कि वेव और ग्राउंड वाटर, एक क्लाइमेट की तरह कंट्रोल नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ वेव्स इट इज लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर। वेव कहाँ पे इरोजनल वाला वर्क करता है, तो जहाँ पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दोनों मिलता है, लिथोस्फीयर यानी जमीन, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, जहाँ पे मिलता है वहीं पे वेव के द्वारा इरोजन होता है, यानी कोस्टल रीजन में वेव के द्वारा इरोजन होता है। वही अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा भी इरोजन होता है, नीचे धरती के अंदर ही होता है, जो हम लोग को दिखाई भी नहीं देता।
हम लोग इसके बारे में मतलब कि इरोजनल सरफेस के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। डिपोजिशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन। तो डिपोजिशन जो है इरोजन का रिजल्ट है बोल सकते हैं। द इरोजनल एजेंट लूज देयर वेलोसिटी, जहाँ पे इरोजनल एजेंट अपना वेलोसिटी लूज करता है, जैसे तेज हवा बह रहा है तो वहाँ से मिट्टी काट जाएगा, लेकिन जहाँ पे हवा का स्पीड स्लो होगा तो वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाएगा है। तो वही कहते हैं जो इरोजनल एजेंट है, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, अपना वेलोसिटी जहाँ पे लूज करते हैं वहाँ पे क्या करता है, मटेरियल वहाँ पे सेटल डाउन होने लगता है और वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क होता है, ठीक है। तो डिपोजिशन के एजेंट कौन कौन है, तो जो इरोजन के एजेंट है वही डिपोजिशन के भी एजेंट है। तो वही बोला गया द सेम इरोजनल एजेंट रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड अंडरग्राउंड डिपोजिशनल एजेंट ऑल्सो। ये भी डिपोजिशनल एजेंट ये लोग भी हैं, मतलब जो इरोजनल एजेंट है वही डिपोजिशनल एजेंट भी है। आगे पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मिट्टी जो है पत्थर के टूटने से ही बनता है। तो वेदरिंग मतलब कि पत्थर टूटते टूटते बाद में जाकर के मिट्टी बनता है। तो सॉइल इज अ डायनेमिक मीडियम, सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है, स्थिर नहीं है बल्कि ये डायनेमिक है, मूवमेंट करता है। सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिके, सॉइल किस चीज़ का रिजल्ट है, तो ऑफ डिके। इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर ग्रोथ, इट इज चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। सॉइल एक चेंजिंग और डेवलपिंग बॉडी है। इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद द सीजन, इसका काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सीजन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे बरसात में मिट्टी काफ़ी गीला होता है, गर्मी में एकदम ड्राई होता है, ठंडा में किसी और तरह का होता है। इट में भी अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म, ड्राई एंड मॉइस्ट। तो कहा जा रहा है कि कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, मॉइस्ट भी हो सकता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लोड और स्टॉप इफ द सॉइल बिकम टू कोल्ड और टू ड्राई। कह रहे हैं कि यदि सॉइल काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाए, ठीक है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सूखा हो जाए तो जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है सब रुक जाएंगे, है ना, सब पे खतरा आ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेज ड्राई। तो कहा जा रहा है कि जब पत्ता गिरता है इस पर, ठीक है, जब पत्ता गिरता है या फिर ग्रास जो घास है वो सूखते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में इंक्रीज करता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, आखिर सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। तो सॉइल फॉर्मेशन या फिर जिसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं, डिपेंड फर्स्ट ऑन वेदरिंग। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो वेदरिंग है, इट इज़ द वेदरिंग मेंटल विच इज़ द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिक मटेरियल कौन है, तो वेदर्ड मटेरियल है, मतलब पत्थर का टूटना। फर्स्ट द वेदर मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपोजिटर कोलाइड बैक्टीरिया। तो क्या होता है, जब पत्थर छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है तो उसमें बैक्टीरिया बहुत सारा शामिल हो जाता है उसके ऊपर कुछ कुछ प्लांट जम जाते हैं, लाइकेन, मॉसेज, इस तरह के प्लांट जम जाते हैं। ऑल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा फिर जब प्लांट जमते हैं तो कुछ छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ पर रहने लगते हैं। फिर जो जीव जंतु जब मर जाता है तो उसका डेड बॉडी वहीं पे सड़ने लगता है, जिसके कारण से उसमें ह्यूमस आ जाता है उस पत्थर के ऊपर। फिर उसके जब ह्यूमस आता है तो छोटे मोटे ग्रास उस पर जम जाते हैं, ठीक है। तो जब ग्रास जमने के बाद फिर वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जमने लगते हैं और इस तरीके से मतलब फिर वहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह आती है, उसके द्वारा जो हवा के द्वारा या चिड़िया के द्वारा जो छोटे छोटे सीड लाए जाते हैं कुछ प्लांट के, तो फिर वहाँ पर प्लांट जम जाता है। प्लांट का रूट पेनिट्रेट करता है, ठीक है, उस पत्थर में, तो पत्थर और ज़्यादा टुकड़ा में टूटता है और इस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, काफ़ी धीरे धीरे होता है प्रोसेस। आगे बात किया जाए तो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो पेडोलॉजी बोलते हैं, पहले यहाँ पे देखो, पेडोलॉजी सॉइल साइंस, सॉइल साइंस को पेडोलॉजी बोलते हैं और पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं उसको पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की बात किया जाए तो 5 फैक्टर है सॉइल फॉर्मिंग पे। तो पहला पेरेंट मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से वो बना है सॉइल। दूसरा टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। ये 5 फैक्टर पे सॉइल फॉर्मिंग मतलब सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल पैसिव कंट्रोल फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो कहा जा रहा है कि पैसिव कंट्रोल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन सीटू, यानी कि ऑन साइट। पेरेंट मटेरियल कहने का मतलब किया तो उसी जगह पे, जैसे एक पत्थर है उसी जगह पे सारा कुछ काम हो रहा है ना, मतलब कि उस पर बैक्टीरिया जम रहा है, पेड़ जम पौधा जम रहा है, टूट रहा है, या फिर उसको तोड़ करके दूसरे जगह नदी के द्वारा, है ना, पानी के द्वारा बहा करके दूसरे जगह ले जाएगा, वहाँ पे सब काम हो रहा था। इन सीटू भी हो सकता है, यानी ऑन साइट भी हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट पे भी हो सकता है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन द रॉक। तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर, सॉइल का जो फॉर्मेशन है डिपेंड करता है कि पत्थर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, है ना। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, डेप्थ ऑफ वेदरिंग, मेंटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अंदर पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल के अंदर नेचर और रेट ऑफ वेदरिंग भी यहाँ पे मतलब कि फैक्टर है कि कितने समय में कितना फास्ट वेदरिंग हो रहा है। देयर में भी डिफरेंस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक एंड डिसिमिलर बेडरॉक में हैव सिमिलर सॉइल। तो कहा जा रहा है कि एक ही बेडरॉक का, बेडरॉक यानी कि एक ही पत्थर से डिफरेंट मिट्टी बन सकते हैं और डिफरेंट पत्थर से सेम मिट्टी भी बन सकता है ना। बट व्हेन सॉइल्स आर वेरी यंग, लेकिन सॉइल जब काफ़ी यंग होता है तो उसमें अपने पेरेंट रॉक का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुण पाया जाता है। ऑल्सो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरियाज वेयर द वेदरिंग प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर, सॉइल्स विल बी शो क्लियर रिलेशन विद द पेरेंट रॉक। तो कहा जा रहा है कि लाइमस्टोन वाले एरिया में, मतलब जो लाइमस्टोन के द्वारा जो पत्थर बनता है वहाँ पे देख सकते हैं तो मिट्टी जो है हमेशा पेरेंट रॉक के साथ, मतलब कि पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है।
टोपोग्राफी की बात किया जाए तो ये भी एक तरह का पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट। तो इसमें डिपेंड करता है कि जो पत्थर है कितने देर के लिए सनलाइट पे मतलब सनलाइट के पास जाता है, सनलाइट उसके पर कितने देर के लिए आता है, ठीक है। पानी कितना आता है, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, मतलब इक्वेटर से कितना दूर है, कितने हाइट पे है, ठीक है। तो वही आप बताइएगा टोपोग्राफी में क्या आता है कि जो पत्थर का सरफेस है कितने देर के लिए सनलाइट या फिर पानी के कांटेक्ट में आता है। सॉइल भी थीन ऑन स्टील स्लोप से थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरिया ओवर जेंटल स्लोप हियर इरोजन इन स्लो परकुलेशन ऑफ वाटर गुड सॉइल फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि जेंटल स्लोप यानी कि जहाँ पे स्लोप धीमा है ना, ज़्यादा स्लोप नहीं है, स्टीप स्लोप यानी कि तीखा स्लोप और मतलब कि एकदम सीधा ऐसे, और जेंटल स्लोप मतलब कि इस तरह का है ना जहाँ स्लोप काफ़ी कम है। तो जेंटल स्लोप पे देखा जाए इरोजन वहाँ पे स्लो होता है, तो पानी का परकुलेशन पत्थर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा, तो सॉइल फॉर्मेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पत्थर के अंदर जाएगा उतना ही जल्दी टूटेगा। सॉइल ओवर फ्लैट एरिया में भी डेवलप अ थिक लेयर और क्ले विद गुड एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिविंग द सॉइल डार्क कलर। तो कहा जा रहा है कि फ्लैट एरिया में मतलब कि जहाँ पे मान लीजिए कि स्लोप काफ़ी कम है, इस लगभग इस तरह फ्लैट एरिया है, वहाँ पे क्या होता है मिट्टी काफ़ी अच्छे से फॉर्मेशन होता है, डार्क कलर का मिट्टी बनता है। क्लाइमेट की बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर देखा जाए तो ये दोनों पैसिव फैक्टर था, ठीक है। टोपोग्राफी और ये जो है पेरेंट मटेरियल दोनों पैसिव फैक्टर है, क्लाइमेट एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। द क्लाइमेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सॉइल डेवलपमेंट और मॉइस्चर इन टर्म ऑफ इट्स इंटेंसिटी। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, तो मॉइस्चर, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन का फ्रीक्वेंसी यानी कितना जल्दी बारिश होता है उस एरिया में, कितना मात्रा में बारिश होता है, या फिर टेम्परेचर वहाँ का, तो ये सब क्लाइमेटिक कंट्रोल में आता है। प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल मॉइस्चर कंटेंट विच मेक द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिव पॉसिबल। तो क्या है प्रेसिपिटेशन जो सॉइल मॉइस्चर को कंटेंट प्रोवाइड कराता है जिसके कारण से बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट। तो ज़्यादा पानी होने से क्या होता है सॉइल कंपोनेंट नीचे आता है। इन क्लाइमेट विथ इक्वेटोरियल रेनी सीजन विथ हाई रेनफॉल नॉट ओनली कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम एटीसी बट मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। तो कहा जा रहा है कि ऐसा क्लाइमेट में जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है जैसे इक्वेटोरियल रेनी सीजन, ठीक है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, तो ये सब जो मटेरियल यहाँ पे लिखा गया कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, यहाँ तक कि सिलिका भी मिट्टी से हट जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी के कारण वहाँ से बह जाता है। तो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल नोन एज डिसिलिकेशन। तो सिलिका का हट जाना मिट्टी से उसको डिसिलिकेशन बोलते हैं। वहीं देखा जाए तो ड्राई क्लाइमेट में जहाँ पे बारिश नहीं होता है तो क्या होता है वहाँ पे इवापोरेशन तो होता ही है। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर नीचे से आता है कैपिलरी एक्शन के कारण। कैपिलरी एक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अर्थ जब हीट होगा, मिट्टी जब हीट होगा तो अंदर से अंदर का जो पानी है वो इधर की ओर आएगा, ठीक है, इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जैसे गांव में जो लालटेन जो जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो यहाँ पे जो मतलब उसका जो बत्ती होता था, ठीक है, उसमें जो केरोसिन ऑयल कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ता था। क्यों? ऊपर जब हीट है तो क्या होगा नीचे से उस हीट को जलते रहने के लिए नीचे से जो मटेरियल है लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है। या फिर मोमबत्ती में आप जो देख सकते हैं तो मोमबत्ती में भी कैपिलरी एक्शन के कारण ही मोम जो है वहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन के कारण नीचे से पानी आएगा तो उस कारण से क्या होगा इस मिट्टी पे नमक जमने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ का जो सॉइल होगा उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि हेंस अंडरग्राउंड वाटर इज ब्राउट टू द सर्फेस बाय कैपिलरी एक्शन इन द प्रोसेस द वाटर इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड सॉल्ट इन द सॉइल। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा पानी मतलब कि सॉल्ट छूट जाएगा ज़मीन पे और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इस तरह सॉइल मतलब सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमक निकलने लगा जिसको हार्डपन्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हार्डपैंस बोलते हैं। सच सॉइल्ड फॉर्म इन द क्रस्ट इन नोन एज हार्डपैंस। जैसे इंडिया में जो कच्छ का जो एरिया है रन ऑफ कच्छ, उधर मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमक पाया जाता है, ठीक है, तो उस नमक को हम लोग निकाल नहीं सकते लेकिन मिट्टी नमकीन होता है, तो हार्डपैंस उसी को बोलते हैं। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड एरिया विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट टेम्परेचर एक्ट इन टू बेस। टेम्परेचर जो दो तरीके से एक्ट करता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर। तो केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है हायर टेम्परेचर में, रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर। और ठंडा टेम्परेचर जब होता है तो केमिकल एक्टिविटी कम होने लगता है, ठीक है, और स्टॉप हो जाता है फ्रीजिंग कंडीशन में। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल विथ हायर टेम्परेचर ग्रो सो डीपर प्रोफाइल्स। इस तरीके से देखा जाए जो ट्रॉपिकल सॉइल है ना, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ का सॉइल प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है। वहीं फ्रोजन एरिया की बात किया जाए तो वहाँ का सॉइल प्रोफाइल काफ़ी लो होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात किया जाए तो द वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम बिगिनिंग एंड ऑल्सो द लेटर स्टेज हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो कहा जा रहा है कि जो वेजिटेटिव कवर, जैसे हम बताएं कि पत्थर जब जम जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद बड़े पौधे भी आते हैं। तो ये क्या करता है इसके कारण से वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर उसमें शामिल होता है, ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन नाइट्रोजन वगैरह उसमें शामिल होता है। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस। जो घास वगैरह है वो सूख करके उसमें ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर of the soil
सम ऑर्गेनिक एसिड विच फॉर्म द ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एंड एड इन डिकम्पोजिंग द मटेरियल ऑफ द सॉइल पेरेंट। तो कहा जा रहा है कि जब कोई वहाँ पे छोटा मोटा जो जीव जंतु होता है वो सड़ जाता है तो उसके सड़ने में कुछ एसिड का फॉर्मेशन होता है तो भी मिट्टी में मिल जाता है। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। तो वार्म और कोल्ड क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस को दिखाता है बैक्टीरियल एक्टिविटी का जो इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी हुआ मिट्टी के फॉर्मेशन में। ह्यूमस एक्यूमुलेट इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। तो ह्यूमस जो है कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे स्लो होता है। विथ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी लेयर्स ऑफ पीट डेवलप इन सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट। इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्सचेंज इंटेंस एंड डेड वेजिटेशन रैपिडली ऑक्साइडिंग। तो कहा जा रहा है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में देखा जाए या जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखा जाए तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जल्दी ऑक्सीडेशन होता है और लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। तो इसलिए यहाँ का मतलब कि सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी कम होता है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में जो सॉइल पाया जाता है वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट कम होता है और टुंड्रा रीजन में जो होता है वहाँ पे सॉइल का कंटेंट ज़्यादा होता है, ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कि फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म दैट टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल फॉर्म दैट कैन यूज बाय प्लांट्स। तो कहा जा रहा है कि प्लांट जो है बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं तो हवा से नाइट्रोजन को ले करके उसको प्लांट के मतलब उसको नाइट्रेट में तोड़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट में तोड़ने से क्या होता है प्लांट फिर उस प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता बल्कि उसके नाइट्रेट फॉर्म को लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम इसी तरह का एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है तो लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, ठीक है, खास करके जो पल्सेज होते हैं उसके प्लांट के रूट में पाया जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक एंड टर्माइट्स अर्थवर्म रोडेंट्स etc इज मैकेनिकल बट इट नेवरलेस इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन एज दे रीवर्क द सॉइल अप एंड डाउन। तो कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंस मतलब कुछ जानवर का भी इन्फ्लुएंस होता है मिट्टी के फॉर्मेशन में। इन केस ऑफ अर्थवर्म एज दे फीड ऑन द सॉइल द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस, ठीक है। अर्थवर्म को याद रखिए किसान का दोस्त भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है। टाइम की बात किया जाए तो टाइम भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन ऑपरेट डिटरमाइंस मैचुरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है कि कितने समय में सॉइल बनता है ये डिपेंड कर सॉइल का प्रोफाइल डेवलपमेंट उसी पे डिपेंड करता है। हालांकि सॉइल फॉर्मेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं किया है। नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इज इन एब्सोल्यूट टर्म कैन बी फिक्स्ड फॉर सॉइल टू डेवलप एंड मैच्योर। तो एक कहीं नहीं बताया गया है कि कितने दिन में सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना, कितने दिन में सॉइल कंप्लीटली डेवलप करता है, बस बोला जाता है काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। यदि पॉसिबल हो तो आप एक यहाँ पे जो MCQ दिया हुआ है इसको करें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।